बच्चों, हेलो एवरीवन, आई होप दैट सब बढ़िया बच्चे हैं हमारे पास, सब बढ़िया कर रहे हो, सब हमने अपनी तैयारी वैयारी कर रखी है। लास्ट क्लास है यार आज की, इसके बाद तुम्हारे सोने का ही है। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी तो फिर बोलोगे ना कि मैम ये क्या कर दिया। चलो, तो आज हमारा रिवीजन लेक्चर है बेटा। तुम्हारा इस बार जो टेस्ट आ रहा है उसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग जेई का भी टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, नीट वाले बच्चों का भी टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल सिंपल हमारे क्वेश्चंस हैं, फ्रिक्शन से क्वेश्चंस हैं, जो हमारा न्यूटन लॉज आप लोगों ने पढ़े हैं उनसे क्वेश्चंस हैं। मुझे तो कोई क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल लगा नहीं टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो कोई टेंशन वगैरह लेने की बात नहीं है किसी बच्चे को। अपना न्यूटन लॉज अच्छे से रिवाइज करो, रिजिड बॉडी डायग्राम पढ़ लो, कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं, फ्रिक्शन फोर्स कैसे आती है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक्सेलरेटिंग बॉडीज में क्या होता है, ये सारी चीजें अगर पता होंगी। एफ इज इक्वल टू एम ए तो पता ही है तुम लोगों को, इम्पल्स वगैरह क्या होती है। तो ये बेसिक चीजें अगर पता है तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का डन है। और ये चैप्टर है भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट एज वेल। ठीक है बेटा, बेटा G14 जो है वो 11B09 में आता है क्या? तो चलो, सबसे पहला ये क्वेश्चन है, सब बच्चे एक बार ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने की तब तक। हाँ बेटा, मैं पीवाईक्यूज भी जेई वाले थोड़े से पीवाईक्यूज ला रखी हूँ, वो भी पीवाईक्यूज हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे जैसे जैसे उस पर पहुंचेंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये आपके ब्लॉक ऑन ब्लॉक टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो दीज आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत ऑफनली पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी में तुम्हारा थोड़ा जज हो जाता है कि हाँ बच्चे को आता है टॉपिक, नहीं आता। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन की हम लोगों ने ट्रिक्स देखी थी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोगों ने ट्रिक देखी थी। क्या ट्रिक देखी थी इस क्वेश्चन में? हमने क्या ट्रिक देखी थी? इसकी ट्रिक या फिर इसके स्टेप्स देख लो। इसके स्टेप्स तुम लोगों को एक बार रिकैप करवा देती हूँ। बेटा स्क्रीन विजिबल है क्या सब बच्चों को मेरी? सबको क्वेश्चन विजिबल है? आयुष बेटा, अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है एक बार रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन करो बच्चा। अगर अटक रही है तो बता दो, अगर विजिबल नहीं है तो एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करना बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप, हमने ऐसे जो क्वेश्चंस है जिनमें एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, उनमें सबसे पहला स्टेप आप लोगों का होता है कि ये अजम्पशन ले लो। यू विल अज्यूम, you will assume that all blocks move together. You will assume that all blocks move together. सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि तुम ये अजम्पशन लोगे, तुम ये अज्यूम करोगे कि सारे के सारे बॉक्सेस जो है वो एक तुम्हारा सिस्टम बन चुका है। जितने भी तुम्हें बॉक्सेस गिवन है वो पूरा का पूरा सिस्टम गिवन है और वो तुम्हारा इकट्ठे मूव कर रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमारा सेकंड स्टेप क्या है? वंस वी हैव डन दिस तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। इस केस में अज्यूमिंग ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर, द सेकंड स्टेप इज फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द कॉमन एक्सेलरेशन। यही किया था बच्चों लास्ट क्लास में हमने, याद हो तो। The next step is that we will find out the common acceleration. जिन बच्चों को आते हैं ये वाले स्टेप सारे के सारे करने शुरू कर दो and find out the answer. तीसरा स्टेप क्या रहता है? तीसरा स्टेप क्या रहता है हमारा? अब ये करने के बाद हमें क्या करना है? जो भी हमारी फ्रिक्शन वाली सरफेस गिवन है उसके लिए हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर आपको म्यू इज इक्वल टू 0.2 गिवन है। अगर नीचे वाले केस में भी आपको कुछ गिवन होता है, ये तो स्मूथ गिवन है, यहाँ पर भी अगर आपको कोई वैल्यू गिवन होती तो दोनों केसेस में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आप लोग निकालोगे, जिसको हम डिनोट करते हैं एज एफ एस मैक्स। Once we have the value of limiting friction, then what do we have to do? अब from free body diagram, अब from free body diagram, जो भी आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, आप ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू निकालोगे। आप ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो वाली वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम फाइंड रिक्वायर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, फाइंड रिक्वायर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, फाइंड रिक्वायर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर, फॉर ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर। अब ये तीन स्टेप करने के बाद हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन आ सकती है। पहली सिचुएशन हमारी क्या है कि जो हमारा ये स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा दैट इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा दैट इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस केस में हमारी नो स्लिपिंग होगी, हमारी जो अजम्पशन है वो सही है। इस केस का मतलब है कि हमारी नो स्लिपिंग होगी, हमारी जो अजम्पशन है वो सही है। और दूसरा केस क्या बन सकता है कि हमारी ये जो वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, दैट इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। अच्छा बच्चा, एक सेकेंड, स्क्रीन अटक रही है। आ गई बेटा आर्यन बच्चा? ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो आपने स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला है वो जो वैल्यू होगी, अगर वो कम आई है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, इसका मतलब है कि अभी तक आपका काइनेटिक फ्रिक्शन वाला स्टेज पहुंचा नहीं। दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ में ही मूव कर रहे हैं बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम।
अगर आपकी ये जो वैल्यू है वो ज्यादा आ गई तो हमारी assumption गलत है, तो हमारी assumption गलत है. This implies that assumption is wrong. This implies that assumption is wrong. And if our assumption is wrong, तब आप फिर acceleration जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम से फाइंड आउट करोगे. राइट हाँ बेटा, जो पहला वाला केस है उसके अंदर दोनों ऑब्जेक्ट्स आपकी साथ में मूव करेंगी जब तक आपका जो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन आया है वो लेस देन है या फिर इक्वल टू है देन द इक्वल टू है लिमिटिंग फ्रिक्शन के. अगर ये वैल्यू आपके पास ज्यादा आ गई, इसका क्या मतलब है कि जो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है वो स्लिप कर चुका है दूसरे वाले पे, तभी तो वो मूव करना शुरू हो गया ना, रिलेटिव मोशन शुरू हो गया. इसका मतलब है कि एक ब्लॉक आपका दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्लिप कर गया है ना शिवांगी बेटा. तो इसका मतलब है कि जो हमने अजम्पशन ली थी वो गलत है, दोनों के दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं कर रहे. तो ये वाले केस में आप लोगों को क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम से दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम फाइंड आउट, फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स. आर दीज स्टेप्स क्लियर? अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे ये स्टेप्स और क्लियर हो जाएंगे सबको. अच्छा हो गया सॉल्व ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया. तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं नहीं चल रहे? सबसे पहले तो ये बताओ, इस क्वेश्चन में दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं? चलो अभी देखते हैं. ऊपर 2 किलो का ब्लॉक गिवन है, नीचे 4 किलो का ब्लॉक गिवन है. एक बार ये डायग्राम फिर से बना लेते हैं. ऊपर हमारे पास 2 किलो का ब्लॉक है, नीचे हमारे को बोल रखा है 4 किलो का ब्लॉक है, और फ्रिक्शन वगैरह तुम लोगों को दे ही रखा है, और तुम्हें बोला है कि ये पूरे पे हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ 12 न्यूटन की. तो ये पूरे को मैं कंसिडर कर लूं सिस्टम की तरह, और इस पे फोर्स लग रही है 12 न्यूटन की. यही तो था हमारा पहला स्टेप. तो यहाँ पर हमें अब कॉमन एक्सेलरेशन निकालनी है, यहाँ पर हमें कॉमन एक्सेलरेशन निकालनी है. तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, फोर्स कितनी लग रही है 12 अपॉन टोटल मास विच इज 6. एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दिस पार्ट ओके? कि यस मैम, हमारी जो पहली अजम्पशन है कि हमारे दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, उससे हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई. अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि ये जो 2 किलो वाला मास है ना, इसका तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. ये जो 2 किलो वाला मास है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. इसका जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन में कुछ नॉर्मल लग रही होगी 4 किलो के मास की वजह से, नीचे की डायरेक्शन में इसका mg लग रहा है, आगे की डायरेक्शन में इसमें 12 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर ही रही है, आगे की डायरेक्शन में इसमें 12 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर ही रही है. कुछ पीछे की डायरेक्शन में इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा, कुछ पीछे की डायरेक्शन में इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा Fs. और ये जो पूरा का पूरा मामला है ये कुछ एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की साइड पे मूव कर रहा है, आगे की साइड पे मूव कर रहा है. अच्छा बेटा एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, अभी आई, विजिबल हुई ये फ्री बॉडी डायग्राम, क्लियर है? एक तो इस पे mg लगा वेट की वजह से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगी क्योंकि 2 kg और 4 kg ब्लॉक्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, कांटेक्ट में है. 12 न्यूटन की फोर्स उस ब्लॉक पे लगी रही है आगे की साइड पे, पीछे की साइड पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और हमने ये अज्यूम किया है कि ये जो ब्लॉक है वो आगे एक्सेलरेशन से चल रहा है. अब यहाँ पर हमने अगला स्टेप क्या देखा था, अगला स्टेप क्या देखा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो. लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एन. म्यू की वैल्यू आप लोगों को कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 0.2. एन की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर. तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 कितनी आ जाएगी म्यू एन की वैल्यू, 4 न्यूटन. 4 न्यूटन ही आएगी ना, ये 4 न्यूटन आ गई. अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या है, ये जो एफ एस है इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो एफ एस है इसकी वैल्यू निकालनी है. इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे वो लगा दो ना, एक्सेलरेशन वाली जो इक्वेशन होती है उसमें क्या लिखोगे, 12 माइनस एफ एस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर तुम्हें मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, 12 पता ही है, तो एफ एस की वैल्यू आ जाएगी. एफ एस कितना आएगा, 12 माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 2 इंटू 2, मतलब ये वैल्यू तो आ गई 8 न्यूटन. इसका मतलब है कि अजम्पशन हमारी गलत है, क्योंकि हमारी जो एफ एस की वैल्यू आई है दैट इज ग्रेटर देन जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन. दिस मींस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. इज दिस पार्ट क्लियर कि हाँ मैम हमारी अजम्पशन तो गलत हो गई? आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ब्लॉक इज स्लिपिंग. जो हमारा ऊपर वाला ब्लॉक है वो स्लिप कर रहा होगा, तभी हमारी जो अजम्पशन है वो गलत हो गई, क्योंकि हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा आ गई एज कंपेयर टू दी लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली फोर्स. इज दिस ओके बच्चों? ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को हमें आगे अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैंने बोला है कि अब दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे. अब आपको एक्सेलरेशन नहीं पता, यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन लिख दी थी, अब आपको एक्सेलरेशन नहीं पता.
तो अब हम दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को गलती से भी गलत मत कर लेना, ये ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे जेई के केस में आते भी हैं। अब इसका यही मतलब है कि 2 किलो वाला जो ब्लॉक है वो स्लिप हो रहा है 4 किलो वाले ब्लॉक पे, तो दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। ऐसे केसेस में क्या होता है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक मैंने तुम्हें समझाया था कि पहले दोनों के दोनों जो है वो कुछ साथ में चलेंगे, फिर जैसे जैसे फ्रिक्शन, तुम्हारी फोर्स जो है वो बढ़ती रहेगी, फ्रिक्शन तुम्हारा, अगर तुम फोर्स को इंक्रीज करते रहोगे, फ्रिक्शन को एक जगह पे वो ओवरकम कर लेगा और एक डब्बा दूसरे पे स्लिप हो जाएगा। हाँ शिवांगी बेटा, हाँ शिवांगी बेटा, एक सेकंड माइक का एक्सेस दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए, बताओ क्या डाउट है। मैम जो ये एक्सीलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इंडिविजुअली ब्लॉक ले रहे हैं तो 8 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगी ना। किस पे? हाँ तो 8 न्यूटन ही तो आई है स्टैटिक फ्रिक्शन। मैम जो फोर्स, ओके मैम। फोर्स तो खाली 2 kg वाले ब्लॉक पे लग रही है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो वो खाली 2 kg वाले ब्लॉक पे लग रही है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर तो हमने एफएस जो है वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो निकाल दी है। सही है बच्चों, ये ओके वाला मैम, तो पार्ट हमारी क्लियर है। स्टैटिक फ्रिक्शन निकली 8 न्यूटन। हाँ, हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन आई और लिमिटिंग फ्रिक्शन 4 न्यूटन आई। स्टैटिक फ्रिक्शन 4 यस मैम, न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा आ गई कंफ्यूजन ना। हो गया था। हाँ अभी समझ में आया। यस मैम, अब क्लियर है। ठीक है चलो, अब अगर आगे बढ़े, अब इन दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर ही ये सॉल्व होएगा। सबसे पहले 2 kg वाले का सेम फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा जो अभी बनाया था, बस अब हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है। 2 kg वाले का वही फ्री बॉडी डायग्राम सेम बनेगा। 2 kg वाले ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल, आगे की साइड पे फोर्स लग रही है 12 न्यूटन की, mg की वैल्यू तुम्हें पता है 20 न्यूटन होगी। पीछे की डायरेक्शन में तुम्हारी लग रही है इस केस में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो लगेगा ही मैम, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन तो गिवन है सरफेस में तो लगेगा। पीछे की डायरेक्शन में तुम्हारा कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। एक सेकंड, स्क्रीन अटकी हुई है शायद, एक बार रिफ्रेश कर रही हूँ। हाँ पता चल गया दीपक बेटा मेरे को, अभी आ गई। जल चित्र रुक गया, जल चित्र इतना इंटरेस्टिंग शब्द है। अब यहाँ पर ये किस एक्सेलरेशन से चलेगा, कुछ एक्सेलरेशन से चलेगा विच इज इक्वल टू ए। तो अब तो ये आपका सिंपल फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन हो गया ना। यहाँ पर क्या बोलोगे कि मैम एन इज इक्वल टू एम जी विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूंगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.2, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई मैम इस केस में 4 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई इस केस में 4 न्यूटन। एक सेकेंड बेटा, इज दिस ओके? ठीक है, अब एक्सेलरेशन तो निकल ही जाएगी। एक्सेलरेशन के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे कि मैम 12 माइनस 4 मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो यहां से जब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए निकालेंगे कितनी हो जाएगी, 8/2 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस वाला पार्ट क्लियर, हाउ वी ऑब्टेन दिस? इज दिस ओके गाइस? ऐसे ही हमने लास्ट पिछली क्लास में जो ब्लॉक ऑन ब्लॉक क्वेश्चन किया था सेम इसी तरीके से सॉल्व किया था। बाकी बच्चों ने भी जो ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम देखी है वो इसी तरीके से सॉल्व करी होगी, वरना यही स्टेप्स है इसको सॉल्व करने के। अब इसके आगे सपोज आपके पास 4 किलो का मास है, इसके आगे अब सपोज आपके पास 4 किलो का मास है, तो 4 किलो के मास के लिए बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ विजय बेटा। मैम आपकी स्टेप समझ नहीं है, हमारा जब एफ के 4 किलो आया था, हाँ 4 न्यूटन आया हमारा, तो मैम आपने हाँ, 12 से उसको माइनस क्यों कर दिया? एक्स डायरेक्शन में कैसे बैलेंस करोगे, 12 माइनस एफ के विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स, और उस नेट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन लग रही है ना। यस मैम। तो ऐसे ही लिखते हैं ना कि जो भी हमारी नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर आपकी 12 माइनस एफ के विल बी इक्वल टू एम ए, ओके मैम। तो 12 माइनस 4 विल बी इक्वल टू एम ए हो जाएगा ना। ओके मैम ठीक है, तो ये सही है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तभी सबसे पहले करवाया है ताकि बाद में और इजी इजी क्वेश्चन नहीं, अपनी क्लास में करा रखा है सेम ऐसा ही, मतलब ऐसा ही करवा रखा है, तभी मैंने एक बार फिर से करवा दिया ताकि जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो भी देख ले। ऐसे क्वेश्चन या तुम्हारे जेई नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। सॉरी मैम डिस्टर्ब करने के लिए। अरे कोई नहीं, चलो अब बताओ इस पे 4 किलो वाले ब्लॉक के लिए क्या करोगे, 4 किलो वाले ब्लॉक के लिए क्या करोगे बेटा। 4 किलो वाले ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, ऊपर की डायरेक्शन में मैम नॉर्मल लगेगी, नीचे की डायरेक्शन में मैम एमजी लगेगी। ये तो लगनी ही लगनी है, ये तो लगनी ही लगनी है। अब यहाँ पर तुम्हारी दो नॉर्मल नहीं लगेगी, इफ दिस वाज n1 तो एक तो तुम्हारी नीचे की डायरेक्शन में n1 लगेगी, दूसरी ग्राउंड की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में n2 लगेगी। इज दिस पार्ट ओकर? ओकर बोल रही हूँ, ओके। इज दिस पार्ट ओके एवरीवन?
सही है ना, यहाँ पर तुम्हारी दो नॉर्मल लगेगी ना, नीचे की डायरेक्शन में एक तो N1 लग रही है, ऊपर की डायरेक्शन में N2 लगेगी। और यहाँ पर तुम्हारा एक और सिचुएशन होएगा कि जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन भी तुम्हारा कुछ और डायरेक्शन लगेगी। फ्रिक्शन तुम्हारा इस केस में पीछे की साइड पे लगा था, तो इस केस में इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन प्रिवेंट करना चाहता है ना फ्रिक्शन। तो दोनों केस, दोनों ब्लॉक्स के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एक्शन रिएक्शन पेयर लगता है। तो यहाँ पर अब जो तुम्हारी एक्सेलरेशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है, दिस इज इक्वल्स टू ए, दिस इज इक्वल्स टू ए। हाँ बेटा, हाँ विजय बेटा। मैम जब आपने पिछला क्वेश्चन कराया था तो आपने एफ के को उसी तरफ लिया था जिस तरफ वो पहले था, मतलब 2 kg के साथ था। नहीं, फिर उसमें कुछ गलती होगी, एफ के आएगा इसी डायरेक्शन में, उस वाले केस में भी इसी डायरेक्शन में था जितना मुझे याद है, तभी तो मैम एक्सेलरेशन इस केस में इस आएगी। डायरेक्शन में लिखेंगे मैम, ये समझ मतलब मैम इसी में था। चलो मैं एक बार वो नोट्स में चेक करूंगी, ठीक है, क्योंकि होना ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। इसका रीजन ये है कि एक ऑब्जेक्ट आगे जा रही है तो दूसरी ऑब्जेक्ट पीछे जा रही है ना, मैम कैन यू गाइस सी दिस? तो फ्रिक्शन का काम है कि वो रिलेटिव मोशन रेजिस्ट करेगा, तो दोनों केसेस में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना, दोनों ब्लॉक्स के ऊपर। मैम फोर्स किस ब्लॉक पे लग रहा है? फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है, 2 kg वाले ब्लॉक पे। जो नीचे वाला ब्लॉक है वो खाली फ्रिक्शन की इसमें वजह तो से चल ठीक रहा है, ठीक है। अदरवाइज वो चलता ही नहीं। जो नीचे वाला ब्लॉक है वो तो चल ही खाली फ्रिक्शन की वजह से रहा है। यस मैम। मैम इसका मतलब ये होगा ना कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 2 किलो का ब्लॉक पीछे जाएगा और 4 किलो का आगे आएगा। 2 किलो दोनों आगे ही आएंगे, बट जब स्लिपिंग होगी तो 2 किलो का ब्लॉक जल्दी आगे आएगा, 4 किलो वाला ब्लॉक थोड़ा आगे आके फिर रेस्ट पे आ जाएगा। ओके ठीक है, क्योंकि उस पर ग्राउंड की वजह से भी फ्रिक्शन लग रहा है, बट इस केस में क्योंकि ग्राउंड स्मूथ है तो 4 किलो वाला ब्लॉक अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, 2 kg वाला जब जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो अलग एक्सेलरेशन से चलता है। मैम अगर मैं मैम 4 किलो पे आगे पीछे लेते तो मेरे को 2 किलो पे आगे लेना पड़ता। हाँ अच्छा राइट, बट वो तुम ले नहीं सकते ना, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा ना। मैम जिस तरफ रिलेटिव मोशन हो रहा है ना उसके हाँ अपोजिट उसके में ऑपोजिट में लगेगा हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा ये जो 4 किलो वाला 2 किलो वाला ब्लॉक अगर आगे जाने की कोशिश कर रहा है, 4 किलो का ब्लॉक पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सही है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो, ब्लॉक बी की कितनी आएगी, निकालो एक्सेलरेशन कितनी आएगी ब्लॉक बी की। मैम प्रिंटेड मॉड्यूल, मैम मॉड्यूल नहीं आया मैम, प्रिंट हो गए। बेटा ये महीने के एंड तक आ जाने चाहिए, ठीक है, ये महीने के एंड तक आ जाने चाहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैम एक चीज बोलनी थी मैम। हाँ बेटा विजय। मैम हमारे जो पेपर होते हैं जैसे कल होगा, हम्म, मैम उसका एक डिटेल सोल्यूशन भेज दिया करो प्लीज। तो भेजते तो है ग्रुप पे आप लोगों के, जहाँ पे सोल्यूशंस वाला शीट जो भेजा जाता है ना आप लोगों को, एक पेपर आता है एक सोल्यूशन आता है, जो हाँ यस, सोल्यूशन आता है वो खोल के देखा करो, उसमें नीचे सारे डिटेल सोल्यूशंस भी होते हैं। नहीं होते। यस मैम। होते हैं बेटा, आप एक बार चेक करो। यस मैम। ऊपर तो आपके खाली एमसीक्यू के आंसर्स होते हैं, एबीसीडी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, नीचे वाले मतलब एक पेज का काम है ना, बचे हुए पेजेस में सबके डिटेल सोल्यूशंस होते हैं सारे क्वेश्चंस के। मैम मेरे पास एक ही- सारे टेस्ट की पीडीएफ नहीं है। ठीक है बेटा, एक Same. बार मुझे बताना किसके लिए, मैं वो वाले टेस्ट एक बार ढूंढ के आपको भिजवाने की कोशिश करती हूँ। मैम अब तक बस 2 ही टेस्ट की पीडीएफ आई है। ठीक है बेटा, एक बार मैं काम टेस्ट की है हुआ ये, है ना, नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ कि जितने भी हुए हैं अभी तक, अगर उसका कोई फोल्डर बना हुआ है तो आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि सारे टेस्ट आप लोगों को मिल जाए। मैम मैंने चेक करे थे मैम, बहुत सारे टीचरों के फोल्डर चेक करे, सबके में 2 ही है बस। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से देखती हूँ, वहाँ वो फोल्डर जो ऊपर डला हुआ है उसमें 2 है, असल में आपके हमने सोचा कि व्हाट्सएप पे टेस्ट सारे भेजना शुरू करेंगे। हाँ बेटा, क्या समीर बेटा? रिएक्शंस ऑन कर दीजिए ताकि बार बार। अच्छा चलो रिएक्शंस ऑन कर दी हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सेलरेशन तुम सबने गलत बताई है मुझे, जिसने भी बताई है अभी तक। बताती हूँ एक्सेलरेशन बताओगे कैसे, एक्सेलरेशन कैसे बताओगे, फ्रिक्शन की फोर्स तो अभी हमने निकाली है, तुम्हें एफ के की वैल्यू तो पता ही है, एफ के की वैल्यू हमें पता है 4 न्यूटन है, अभी ऊपर से तो निकाली, एक्शन रिएक्शन पेयर ही तो है ये दोनों, तो यहाँ से मास इनटू एक्सेलरेशन करके डायरेक्टली एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगी, मतलब मास ऑफ ब्लॉक बी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विल बी इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 4 अपॉन मास व्हिच इज 4, which means acceleration of block B will be equal to 1 meter per second. Is this okay? Do you guys understand how we are supposed to solve this question? Is this part okay, everyone? All right, very good.
ऑल राइट, ग्रेट जॉब। चलो, समझ में आया है? किसी बच्चों को नहीं समझ में आया तो लिख दो चैट बॉक्स में क्या दिक्कत परेशानी हो रही है। बाकी सब बच्चों ने थम्स अप भेज दिए हैं, बहुत बढ़िया। तो चलो, अब ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करोगे। सब कुछ सेम है, बस ऊपर वाले ब्लॉक पे मैं फोर्स नहीं लगा रही, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रही हूँ। तो तुम्हें हिंट तो मैं यही दे देती हूँ कि एक्सेलरेशन तो हमारी सेम ही आएगी। हिंट क्या है, मतलब पहला स्टेप जो है हमारा वो तो यही है कि कॉमन एक्सेलरेशन जब तुम निकालोगे, कॉमन एक्सेलरेशन जब तुम निकालोगे तो वो तुम्हारी 12/6 कॉमन एक्सेलरेशन जो है तुम्हारी, वो तुम्हारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी। अब आगे प्रोसीड करो इस क्वेश्चन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, बताओ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो सही है गलत है, अजम्पशन हमारी सही है या गलत है। व्हाट विल हैपन इन दिस क्वेश्चन? अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट इन योर पेपर एज वेल। तुम देखोगे एक बार, नहीं सेम ही क्वेश्चन नहीं है ना सुशांत बेटा। उस वाले क्वेश्चन में 2 kg वाले ब्लॉक पे लग रही थी फोर्स, इस वाले क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, बस तुम्हारी जो फोर्स है वो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रही है ना बच्चा? नीचे वाले ब्लॉक में फोर्स लग रही है ना, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब बताओ क्या डिफरेंस आएगा इस क्वेश्चन में? मैं भी तो वही पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है, तो कुछ डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, सब कुछ सेम ही रहेगा, क्या होगा? डिफरेंस होएगा, क्या डिफरेंस होएगा बताओ? चलो, कॉमन एक्सेलरेशन तो हमारी सेम ही आनी है, वो तो 6 और 12 की फोर्स लग रही है। 6 किलो का तुम्हारा वो लग रहा है, 6 किलो का मास है। हाँ बताओ बेटा क्या डिफरेंस लग रहा है? मैम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा मैम, क्योंकि जो मैक्सिमम हाँ, फोर्स लग सकता है कॉमन वो 12 एक्सेलरेशन न्यूटन तो या मैं बोल 12 रही हूँ न्यूटन यही है। आएगी, इसके बाद में वाले स्टेप्स में डिफरेंस आएगा। मैम डिफरेंस मैम ये होगा मैम, जैसे पहले जब 2 किलो के पे फोर्स लग रहा था तो मैम हम क्या कर रहे थे ना, 2 किलो पे बताओ, चलो 2 किलो पे फोर्स लग रही थी ना पहले, बस यही तो डिफरेंस है। 2 किलो मैम वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, अब कैसे बनेगा? मैम वो स्क्रीन 4 में न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। 4 न्यूटन का फ्रिक्शन, हाँ चलो सही है। सबसे पहले तो हमारी ऊपर के डायरेक्शन में कुछ नॉर्मल आ गई, नीचे के डायरेक्शन में तुम्हारा mg आ गया, और क्या क्या लगेगा यहाँ पे? मैम इसमें अब एफएस लगेगा, इस पे एक्सेलरेशन राइट लगेगा साइड, एक्स्ट्रा। वो सॉरी अच्छा, लेफ्ट अब राइट साइड, अब किस साइड पे लगेगा फ्रिक्शन, मुझे ये बता दो, साइड बता दो किस साइड पे लगेगा? सामने राइट साइड सामने में, राइट साइड, सामने राइट साइड। वेरी गुड, राइट साइड पे क्यों लगा? मैम क्योंकि नीचे लेफ्ट साइड में लगेगा ना, क्योंकि हम इसको हाँ, यू pull आर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। अब जो नीचे वाला ब्लॉक है उस पे लेफ्ट साइड में लगेगा, तो इस वाले ब्लॉक पे राइट हैंड साइड लगेगा फ्रिक्शन। सही बात है ना, इस वाले ब्लॉक पे तुम्हारा राइट हैंड साइड पे फ्रिक्शन लग रहा वो है। उसके सो रिलेटिव नाउ, में वो मैम पीछे जा रहा है ना। हाँ, और ये वाला जो है तुम्हारा इसी एक्सेलरेशन से आगे मूव भी करेगा। सही है, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है मामला। यस मैम। यहाँ से अब मैं एफएस, यहाँ से अब मैं एफएस की वैल्यू निकालूंगी ना, तो एफएस की क्या वैल्यू आएगी? 4 लिमिटिंग न्यूटन। फ्रिक्शन। वेरी गुड, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा? मैम एक सेकंड मैम, वो पॉइंट मैम 2 4 वेरी गुड, मैम फर्स्ट लिमिटिंग ग्रुप फ्रिक्शन के तो लिए निकाला 4 है हमने, आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 4 न्यूटन आया था पिछले केस में भी। और अब यहाँ पर भी अगर मैं जो दूसरा वाला ये जो एफएस है वो निकालूंगी, तो ये एफएस कितना आ जाएगा? डायरेक्टली मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, 2 × 2 4। इसका मतलब है हमारी तो अजम्पशन ही सही हो गई, यहाँ पे तो स्लिपिंग ही नहीं हो रही। यस मैम। कैसे? मतलब स्लिपिंग ही नहीं हो रही ना, हमारा जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दिस इज जस्ट द कंडीशन कि इसके बाद अगर मैं 12 न्यूटन से ज्यादा कुछ फोर्स लगा दूं तब हो सकता है स्लिपिंग हो जाए, वैसे वरना स्लिपिंग ही नहीं हो रही इस केस में। और अच्छा 12 न्यूटन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा खास चीज। हाँ, मैम ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे आया? अब बताती हूँ बेटा, मैं मेरे को स्लाइड पीछे करना, एक डाउट आया था। एक सेकंड बेटा। बेटा इस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे आया कि अब ये जो फोर्स लग रही है, ये जो फोर्स लग रही है, इसकी वजह से ये ब्लॉक तो आगे जाएगा, बट यहाँ वाले केस में जो इस ब्लॉक पे, इस वाले 4 किलो वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा, कुछ पीछे की डायरेक्शन में नहीं लगेगा, यस मैम, है ना? सेम क्योंकि आ रही है मैम, रिलेटिव मोशन को स्टैटिक अपोज फ्रिक्शन करेगा मैम। ना, भाई रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो 2 किलो वाले ब्लॉक पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। सही है बेटा? मैम सही है मैम, एक बार पीछे करोगे प्लीज, हम्म। मेरे को कुछ चेक करना था। ठीक है, सब बच्चे ऐसे बढ़िया बढ़िया थम्स अप भेजने हैं, ऐसे अच्छा लगा मुझे ये रिएक्शन वाला मेथड भी। सब बच्चे ऐसे थम्स अप भेजते हैं तो इट इज गुड। अच्छा एक चीज बोलनी थी मैम, इसमें आपने एफ के निकाला था, हाँ, क्योंकि यहाँ पे उसमें तो आपने, स्लिपिंग हो गई ना। अच्छा एक बार यहाँ एक पर और भी, कीजिए यहाँ check। पे जो ये पहला वाला स्टेप था उसमें मैंने एफएस ही निकाला है।
अब ये एफएस की वैल्यू ज्यादा आ गई, इसका मतलब है मेरी स्लिपिंग हो गई, तो इसलिए मैंने उसको काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज कर दिया। अच्छा मैम, जो आपका ये वाला क्वेश्चन जो हम अभी कर रहे हैं मैम, हाँ। उसमें जो बीच का स्टेप था कि n माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू में, वो वाला कौन सा? हाँ, वहां पे फोर्स नहीं लग रही ना, इसलिए ये वाला स्टेप, यहाँ पे भी स्टेप सेम है, बस यहाँ पर फोर्स नहीं लग रही, तो इसलिए डायरेक्टली मेरे पास एफएस आ गया। ओके मैम। मैम प्रीवियस पेपर पे जाना। मैम प्रीवियस आपकी पेपर पे ये स्क्रीन वाला, कम रखी शायद। मैम अच्छा। इससे भी प्रीवियस। हाँ ये ये वाला? वाला, रुक जाओ 1 मिनट। यही सेम स्टेप मैंने आगे किया है, बस यहाँ पर एक वो एक्स्ट्रा 12 न्यूटन वगैरह की फोर्स जो लग रही थी, यहाँ पे भी मैंने निकाला तो एफएस ही है, पर्पस तो एफएस को ही निकालना है। हाँ, बस आपने उसको 12 माइनस एफ एक्स इज इक्वल हाँ, टू एम ए कर दिया है ना। एमए कर दिया, वहां पे डायरेक्टली एफएस इज इक्वल टू एमए हो गया, और कोई फोर्स ही नहीं लग रही। अच्छा, तो जो काम इसमें 2 kg में हुआ था, वो काम इस क्वेश्चन में 4 kg के साथ होगा। राइट, इस क्वेश्चन में अगर तुम 4 किलो का बनाओगे तो डायरेक्टली तुम्हारे पास एफएस की भी वैल्यू आ जाएगी। 4 किलो में तुम्हारी फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, और 12 उस पर कुछ फोर्स लगनी है, तो डायरेक्टली एफएस विल बी इक्वल टू एमए। मैम अब करंट स्लाइड पे जाओ। हाँ मैम क्वेश्चन था मेरा, रुको, मेरी करंट स्लाइड मैम आ आप रही है। हमें हाँ पहले पढ़ाते थे जब, तब आपका फ्रिक्शन चल रहा था मैम, हाँ तो मैम आपका वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट हो गया? हाँ, ओके, एक क्लास होगी मेरी वर्क एंड एनर्जी की। मैम इससे आगे वाली स्लाइड। मैम यहीं पे बस। सही है, दिख रहा है अभी? यस मैम। मैम 1 मिनट। बढ़िया सवाल है, तभी मैं बोल रही हूँ कि अच्छे से देख लो सवाल। अब इसको सवाल को अगर मुझे और डिफिकल्ट करना है तो फिर दिक्कत, इस सवाल को अगर मुझे और डिफिकल्ट करना है तो फिर ये जो स्मूथ सरफेस है, इसमें भी इसके अलावा friction हमें डालना दूसरी सरफेस लेनी पड़ेगी, या इसमें भी फ्रिक्शन डाल देंगे। है। म्यू की 2 वैल्यू ले लोगे ना। हाँ, तो यहाँ पर अब अगर मैंने म्यू की 2 वैल्यू दी थी तभी एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन भी मैं लाई हूँ आज की क्लास में, अभी बीच में तुम्हारे को थोड़े से 1-2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, फिर वैसे वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगी। अच्छा, थोड़े से ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, सॉल्व मैम मजे आएंगे। मतलब चेंज ये है कि पहले ब्लॉक ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ब्लॉक में लग रही थी और अब फोर्स नीचे वाले ब्लॉक में लग रही है। हाँ हाँ हाँ, मैम एक चीज बोलनी थी आपसे। ये डिफरेंस देखा दोनों क्वेश्चन में सबसे पहले? हाँ, डिफरेंस तो समझ आ गया। हेलो मैम। अब चलूं मैम आगे? डिफरेंस वैसे अभी नहीं दिखेगा ना मैम, जब सरफेस पे भी फ्रिक्शन होगा ना तब दिखेगा डिफरेंस। हाँ, अभी भी इस सेम वाले ही में है। लेकिन ये डिफरेंस दिखा ना कि ऊपर वाले ब्लॉक में फोर्स लगाते हैं, नीचे वाले में लगाते हैं, तो हाँ डिफरेंस आया है। सही है, अब जब सरफेस वाला करेंगे तब भी देखेंगे, उसमें खाली एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगी, और कुछ नहीं है उसके अंदर भी। उसमें भी स्टेप्स यही रहेंगे कि कॉमन एक्सेलरेशन निकालोगे। अब अगर सपोज ये 4 किलो का ब्लॉक का अगर मैं डायग्राम बनाती और इसमें सरफेस की वजह से भी लग रहा होता, तो सरफेस की वजह से भी लिमिटिंग फ्रिक्शन वहां पे डाल देते। मैम हाँ मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, इस ऐसे ही था, मतलब सेम था, बस उसमें डिफरेंस ये था कि म्यू की ना 2 वैल्यूज दे रखी थी, एक ऊपर की एक हाँ, नीचे करेंगे वैसा वाला क्वेश्चन भी करेंगे अभी आज की। बेइज्जती करने पहले लगते हो। सुनो सुनो 1 मिनट। चलो तब तक मैं अगला क्वेश्चन दिखा देती हूँ, बाकी बच्चे उसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन खत्म। हाँ, उतना ही था, निकल गया। सही है असम्पशन, तो मतलब एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स की वही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाओ, अगर असम्पशन सही हो तो दिक्कत ही नहीं है ना, असम्पशन गलत है तब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है मैम, ये मैं एक बार लिख लेता हूँ, मुझे पता नहीं हाँ। था। तो वही मैंने स्टेप्स लिखवाए हैं, वो स्टेप्स फॉलो करने हैं तुम्हें मेजरली सारे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा है। दिस इज अ क्वेश्चन जो तुम्हारा बेसिकली फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन है, उससे होता है ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब रॉकेट का होता क्या है, रॉकेट के केस में होता क्या है, रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब क्या है, जब तुम्हारा रॉकेट ऊपर जाता है तो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है और थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है। जैसे जैसे तुम्हारा फ्यूल बर्न होता है वैसे वैसे तुम्हारी थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है, और ये जो थ्रस्ट होती है ये रॉकेट को ऊपर के डायरेक्शन में मूव करवाती है। ये जो थ्रस्ट है ये रॉकेट को ऊपर के डायरेक्शन में मूव करवाती है, और इसी की वजह से तुम्हारा जो रॉकेट है वो भी ऊपर चला जाता है। सो इन द केस ऑफ रॉकेट यू गाइस कैन राइट दिस डाउन एज वेल। जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन बच्चों को पता है बहुत बढ़िया, सॉल्व करना शुरू कर दो क्वेश्चन। इन केस ऑफ रॉकेट, अब थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड, अब थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड, अब थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो अब क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या बोल रखा है, हाँ रॉकेट का वही, अब जैसे अब फ्यूल तुम्हारा जैसे जैसे जला वैसे वैसे रॉकेट का जो वेट है वो कम होता रहा। मतलब ये जो रॉकेट वाला सिस्टम होता है, दिस इज अ वेरिएबल मास सिस्टम, दिस इज अ वेरिएबल मास सिस्टम, this is a variable mass system. This is also an important point that this is a variable mass system. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब क्या है। अभी तक जितने भी सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें मास कांस्टेंट था, अब तुम्हारा मास ही बदल गया। अब जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू dp by dt,
तो हम तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि मैम ma के बराबर है। यहाँ पर तुम ma के बराबर लिख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मास भी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, मेरे पास कुछ dmv अपॉन dt आ जाएगा। इसको अगर मैम, डिफरेंशिएट करोगे, अच्छा बेटा एक सेकंड बच्चा, is this okay? हाँ, that is true Satish beta, but that happens when the body is moving with very 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 high velocity, otherwise the change is negligible, यहाँ पे mv क्या है? मोमेंटम। हाँ, dp by dt तुम्हारा p is momentum only ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखती हूँ तो आइडियली दिस विल बी m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt प्लस v dm, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो v dm अपॉन dt वाली टर्म है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है बिकॉज योर मास इज ऑल्सो चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम, प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल लगाया। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, रॉकेट प्रोपल्शन में तुम्हें गिवन है दैट वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस रिलेटिव टू द रॉकेट इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो तुम्हारी कांस्टेंट है। तो ये वाले सिचुएशन में ये जो dv अपॉन dt वाली टर्म होती है ये जीरो हो जाती है। तो डायरेक्टली तुम्हारी जो फोर्स होती है उसको तुम किसके बराबर लिख सकते हो, जो तुम्हारी वेलोसिटी है एग्जॉस्ट गैसेस की, जो तुम्हारी वेलोसिटी है एग्जॉस्ट गैसेस की मल्टीप्लाइड बाय dm अपॉन dt, मल्टीप्लाइड बाय dm अपॉन dt। तो ये वाली फोर्स है, दिस इज द फोर्स which provides the acceleration for rocket to move upwards. This force provides acceleration. This force provides acceleration for, हाँ बेटा, मैम ये सब समझ नहीं है कि आपने m dv by dt को जीरो क्यों माना? मैंने dv by dt को जीरो किया। dv by dt को जीरो क्यों किया? क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि रॉकेट सपोज तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, रॉकेट तुम्हारा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका मास भी हर टाइम पे चेंज हो रहा है, उसकी एक्सेलरेशन भी हो सकता है हर टाइम पे चेंज हो रही हो, बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तुम्हारा मूव कर रहा है। ओके ना बेटा, तो dv by dt तो जीरो हो गया ना, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस रिलेटिव टू द रॉकेट तो चेंज ही नहीं हो रही ना तुम्हारी। मैम जो रॉकेट है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो फिर एक्सेलरेशन कैसे आएगी? नहीं, जो एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी है रिलेटिव टू द रॉकेट दैट विल बी कांस्टेंट। जो फोर्स रॉकेट पे लग रही है बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ, एक बार फिर देखो। एक सेकंड चीकू बेटा, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, सपोज ये मेरा रॉकेट है, अब मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ कि फ्यूल के बर्न होने की वजह से तुम्हारी एक फोर्स लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में। दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो हमने अभी कैलकुलेट करी है। फोर्स बिकॉज ऑफ फोर्स ड्यू टू फ्यूल, फोर्स ड्यू टू फ्यूल। तो ये जो फोर्स ड्यू टू फ्यूल है इसके अंदर जो वेलोसिटी है, इसको आप थ्रस्ट भी कह सकते हो, इसके अंदर ये जो फोर्स ड्यू टू फ्यूल है उसकी वेलोसिटी तुम्हें कांस्टेंट गिवन है ना, कि इतनी वेलोसिटी से एग्जॉस्ट गैसेस तुम्हारी रॉकेट के साथ में बर्न हो रही है, फिर कितनी वेलोसिटी से एग्जॉस्ट गैसेस की क्या वेलोसिटी है रिलेटिव टू द रॉकेट, तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद अब यहाँ पर एक और फोर्स लग रही है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, और इन दोनों फोर्स के रिस्पेक्ट में, इन दोनों फोर्स के बाद तुम्हारा जो रॉकेट है वो ऊपर चल रहा है विद सम एक्सेलरेशन। अभी समझ में आया बच्चा? ठीक है मैम, इस केस में आपने सिर्फ g क्यों लिया? mg लेना था ना। हाँ, ये फोर्स ड्यू टू, मैंने g लिख दिया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसको तुम mg लिख सकते हो। और ये जो फोर्स ड्यू टू फ्यूल है इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, v, जो एग्जॉस्ट गैसेस की हमारी वेलोसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय dm अपॉन dt। तो यहां से अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। इज दिस ओके? हाँ बेटा, एक बार फिर से फोर्स ड्यू टू फ्यूल की जो वैल्यू है वो कैसे आई बता दो प्लीज। अच्छा, फोर्स ड्यू टू फ्यूल के बारे में बात करते हैं। फोर्स ड्यू टू फ्यूल जो है, अब हमारा फ्यूल जो है उसकी तुम्हें कुछ वेलोसिटी गिवन है ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस रिलेटिव टू द रॉकेट। ये जो वेलोसिटी होती है एग्जॉस्ट गैसेस की रिलेटिव टू द रॉकेट, ये तुम्हारी कांस्टेंट रहती है, तो dv by dt रहता है तुम्हारा जीरो। फ्यूल के केस में होता क्या है, फ्यूल के केस में वेलोसिटी का तो कुछ कंपोनेंट आया ही नहीं, बट फ्यूल का मास कम हो रहा है ना, जैसे जैसे तुम्हारा फ्यूल बर्न हुए जा रहा है वैसे वैसे उसका मास कम हो रहा है, तो हमारे पास v dm अपॉन dt का कंपोनेंट आ गया। तो यहाँ पर जो v है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस, और dm अपॉन dt इज हाउ द मास इज चेंजिंग। तो ये जो हमारे पास v dm अपॉन dt वाला फैक्टर आया, दिस इज व्हाट इज प्रोवाइडिंग द एक्सेलरेशन टू द रॉकेट,
जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है। तभी तुमने कभी कभी देखा होगा कि कुछ कुछ सिचुएशंस में रॉकेट टूट जाता है ना, कभी देखा है ऐसा कि कुछ कुछ केसेस में तुम्हारा Yes, रॉकेट yes, जो होता है उसको लिटरली तोड़ भी देते हैं। तो इससे तोड़ते हैं ताकि एकदम से उसको हायर और ऊपर जाने की एक्सेलरेशन मिल जाए, क्योंकि उसका मास और Yes, कम हो ma'am. गया ना। जब जीएसएलवी फैट फैट वो ऊपर जा रहा था तो वो टूट गया था राइट पीछे से। राइट Yes. राइट राइट। ठीक है, तो अब यहां से तुम्हारे पास जो रिलेशनशिप बनता है वो ये रिलेशनशिप बनता है। अगर इसको तुम लोग देखो कि जो हमारी एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय डीएम अपॉन dt माइनस mg विल बी इक्वल टू ma। यहाँ पर जो कैपिटल M है दिस इज द मास ऑफ रॉकेट। ये जो कैपिटल M है दिस इज द मास ऑफ रॉकेट। इन बोथ द Ex- केसेस एमजी एंड एमए। हाँ हाँ हाँ, तभी मैंने दोनों में कैपिटल M लिखा है, दोनों पे मास ऑफ द रॉकेट है। एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। ये इक्वेशन ही लिख लो, नोट डाउन कर लो। mg तो तुम्हें पता ही है, वो बताने की जरूरत नहीं है। v ये जो होता है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस। अब ये तो थोड़ा थियरी वाला पार्ट हो गया, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां तक क्लियर है कि ये रॉकेट वाले केस में हुआ क्या? वो ऊपर जा रहा था। हाँ, ऊपर जा Upthrust रहा की था, वजह से। ऊपर जा रहा था अपथ्रस्ट की वजह से, क्योंकि उसका जो फ्यूल है वो हम बर्न कर रहे हैं। फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो वेलोसिटी का तो कोई कंपोनेंट आया नहीं, खाली उसका जो मास है वो वेरी कर रहा है ना। अब रॉकेट पे फोर्स तो तुम्हारी ग्रेविटी की भी लग रही है, फोर्स ये फ्यूल की वजह से लग रही है, दोनों का नेट जो है वो मेरा एक्सेलरेशन की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है। इज दिस ओके? अब ये जो तुम्हें क्वेश्चन गिवन है उसमें तुमसे पूछा क्या है? उसमें तुमसे क्या पूछा है कि तुम्हें वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस गिवन है, तुम्हें बोल रखा है कि मास ऑफ द रॉकेट कितना है वो भी तुम्हें गिवन है, और तुम्हें रॉकेट की एक्सेलरेशन भी गिवन है। रॉकेट की एक्सेलरेशन भी तो गिवन है तुम्हें। तुमसे पूछा है कि रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन बताओ, मतलब डीएम अपॉन dt बता दो, तो बता दोगे अब डीएम अपॉन dt? मैम ऑप्शन 7.35 है। हाँ आया, बाकी बच्चे भी निकालने की कोशिश करो, बताओ एबीसीडी में से कौन सा आ रहा है? मैम ये कर दिया मैम, 1000 इनटू एक्सेलरेशन 4.9 इज इक्वल टू, हाँ मतलब v की वैल्यू 2000 की वो अब 2000 वैसे ही कुछ किलोमीटर पर बनेगा ना। सेकंड। अब जैसे तुम्हारी, हाँ ये तुम्हारे को 2 किलोमीटर पर सेकंड अगर गिवन है, सो नाउ इफ आई एम, चलो इसके ना अगली स्लाइड पे ही चलते हैं। हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बना, वी एक्स डी एम अपॉन डी टी माइनस कैपिटल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। ये जो स्मॉल m है दिस इज द मास ऑफ द फ्यूल, की मास ऑफ द फ्यूल कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब वेलोसिटी तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 2000 मल्टीप्लाइड बाय डीएम अपॉन dt माइनस रॉकेट I'm का मास still 1000 गिवन था pause ना। हो गई शायद। अच्छा बेटा एक सेकेंड, रॉकेट का मास हमें 1000 गिवन था, तो 10,000 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू ma, मतलब 1000 इंटू 4.9। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, डीएम अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। तो अच्छी तरह थम गया है आपका। अभी भी थम गया क्या? मुझको लगा था अब तो आ गया। बेटा वेलोसिटी तुम्हें 2 किलोमीटर पर सेकंड गिवन है, तो 2 किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे ना सतीश बच्चा। तो अब यहां से डीएम अपॉन dt की मेरी वैल्यू आई थी, जो मेरी वैल्यू आई थी एक्चुअल में, दैट वैल्यू केम आउट एज 7.35। पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, ये बताओ आयुष बच्चा। ठीक है चलो स्टेप देखते हैं। क्वेश्चन में तुम्हें वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस रिलेटिव टू रॉकेट गिवन है, मतलब vx की वैल्यू गिवन है, vex की कितनी गिवन है, 2 किलोमीटर पर सेकंड। तो 2 किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना बच्चा हमें। तो जैसे ही 2 किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तुम्हारे पास 2000 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाएगा? तो वो तो आ गई तुम्हारे पास वेलोसिटी। मास ऑफ द रॉकेट तुम्हें गिवन है 1000 किलो और एक्सेलरेशन तुम्हें 4.9 गिवन है, तो वही तो मैंने लगा दिया ना यहाँ पर। इसकी 10,000 की जगह ना, मतलब 10 की जगह वैल्यू 9.8 ले लो, उससे और इजी हो जाएगा, क्योंकि 9.8 और 4.9 का थोड़ा सा बन जाएगा चक्कर। इसमें 7.45 आता है। हाँ 1000 इंटू 9.8 ले लो। हाँ बताओ बेटा क्या सिली डाउट है? सिली कोई डाउट नहीं होता, हो सकता है तुम्हारा सिली डाउट मैं ही आंसर ना कर पाऊं, ठीक है। तो सिली डाउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डाउट है बच्चों बताओ? ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन? इसमें हमने जो वैल्यूज वगैरह सारी प्लग इन करी। आयुष बेटा अभी क्लियर है ये स्टेप?
यस v की वैल्यू तुम्हें 2 किलोमीटर पर सेकंड गिवन है, 2 किलोमीटर पर सेकंड को मैंने लिख दिया 2000 मीटर पर सेकंड। ये जो dm अपॉन dt है ये हमें निकालना है, इसको हमें नहीं जानते। m की वैल्यू हमें 1000 किलो गिवन है, g की वैल्यू 9.8 ले लो, m की वैल्यू फिर से 1000 किलो हमें गिवन है, और एक्सेलरेशन हम लोगों को 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन। बस मैंने वही किया, सारी सब्स्टिट्यूशंस करी। बेटा हम डिफरेंशिएट इसलिए करते हैं ताकि एक बहुत ही छोटे से टाइम इंस्टेंट में क्या हो रहा है वो देख पाए। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि ये जो dt है दैट इज अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो तुम एक बहुत छोटी सी जगह पे देख रहे हो कि क्या चेंज हो रहा है, वो करने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। बिल्कुल सही बेटा कृष्णा बच्चा, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना इज नेसेसरी, कि किसी एक इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कैसे चेंज हो रही है किसी और ऑब्जेक्ट के टर्म्स में, बहुत जरूरी होता है वो करना। सही है, चलूं आगे। चलो अब ये अगला क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बोल रही थी कि दो, मतलब बीच में थोड़ा सा रिलीफ भी दे दिया मैंने, खैर बट थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर डायग्राम में सब कुछ तुम्हें गिवन है, दो हमें मतलब ग्राउंड भी हमें स्मूथ नहीं गिवन, जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो भी स्मूथ नहीं गिवन, दो फ्रिक्शन की वैल्यूज गिवन। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ये बता दो बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर से पहले मैं बताना है। बताओ कैसे करोगे, तुम लोग बताओ पहले कैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मैम इसको ऐसे करेंगे मैम, ऊपर हमें बता नहीं रखा 10 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, अच्छा वो बता नहीं है क्या हमें? है तुम्हें वही फोर्स निकालनी है कि ये ऐसी फोर्स निकालनी है जिसकी जिसकी वजह से तुम्हारा ये जो ब्लॉक है वो साथ में चलता रहे, ठीक है, स्लिपिंग ना हो। इसको मैम ऐसे करेंगे कि जो मैक्सिमम ऐसे फोर्स करेंगे लगना ना चाहिए ना पहले वो निकालेंगे ताकि वो कैसे साथ निकालोगे? चलते रहे। वही तो मैम निकालने, वही कैसे निकालोगे, वही आंसर है जैसे तुम्हारा। मैम निकालेंगे, मैं फ्री बॉडी डायग्राम मैम बना के इसमें ऊपर वाले फिर नीचे वाले बनाओ, का फ्रिक्शन के हिसाब से ठीक है, बिल्कुल सही बोला। इसमें करें स्टेप मैम। 1 तुम्हारा वही है जो तुमने अभी तक किया है, स्टेप 1 वही है। स्टेप 1 में क्या करोगे, अगर ये दोनों तुम्हारे स्लिप नहीं हो रहे, स्लिप ना होने का क्या मतलब है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो मतलब मेरे पास एक 15 किलो का ब्लॉक बन गया जिसपे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो 80 न्यूटन की फोर्स लगी रही है और एक फोर्स लग रही है एफ के बराबर। इसके अंदर नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा कितना, 150 न्यूटन। ऊपर की डायरेक्शन में ब्लॉक बना दिया सिस्टम ले लिया ना ये पूरे को, यही तो हम करते हैं, दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन है ये अज्यूम कर लेते हैं ना बेटा, यस मैम। है ना। ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल आ जाएगी, तो नॉर्मल की वैल्यू भी तुम्हारी 150 न्यूटन हो गई, और यहां पर तुम्हारा धरती के साथ लगेगा जो फ्रिक्शन लगेगा, मतलब जो भी तुम्हारा फ्रिक्शन लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाइड बाय n। μ1 का कोई रोल ही नहीं आएगा क्योंकि वो तो इंटरनल फोर्स हो गई, और ये जो पूरा का पूरा मामला है दिस इज मूविंग फॉरवर्ड विद सम एक्सेलरेशन, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये है हमारा पहला फ्री बॉडी डायग्राम इन दिस केस, खाली एक हमारी और फोर्स जो ऐड हो गई है वो ऐड हुई है इस केस में। ये जो पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ये μ2n वाला कंपोनेंट नहीं आया था ना, यहाँ पर ये μ2n वाला कंपोनेंट भी आ गया है। तो एक्सेलरेशन की मुझे वैल्यू बताओ कितनी आई है। अब एक्सेलरेशन की मुझे वैल्यू बताओ कितनी आई है, यहां से अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट 115 करूंगी। by 3 वेरी गुड, सबसे पहले n इज इक्वल टू approximate mg। 5.5. बेटा वैल्यू तो कुछ f के टर्म्स में आनी चाहिए, वैल्यू मैम, पूरी नहीं निकल पाएगी तुम्हारी, कुछ Yes, f के ma'am, टर्म्स में हाँ। आएगी। हाँ तो f का भी वैल्यू काट थोड़ी सकते हैं, f की वैल्यू नहीं पता ना हाँ, हमें। 80 न्यूटन प्लस एफ होगा ना। हाँ बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पर जब इसका इक्वेशन लिखोगे तो तुम्हारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, μ2 मल्टीप्लाइड बाय n। μ2 हमें 0.4 गिवन है, 0.4 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आना चाहिए ना, 60 न्यूटन। मैम 20 प्लस एफ बाय 15 आएगी एक्सेलरेशन। हाँ बिल्कुल सही, 20 प्लस एफ बाई 15 आएगी। अब जब इसको 15 सॉल्व आएगी। करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 80 प्लस एफ माइनस फ्रिक्शन की फोर्स माइनस 60 मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मतलब 20 प्लस एफ विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 15a। तो एक्सेलरेशन जो हमारी कॉमन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 प्लस एफ अपॉन 15। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। यस। ये वाला स्टेप ओके है, तो ये वाला सेम स्टेप है पहले वाला, बस यहाँ पर हमारे पास फोर्स थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि ग्राउंड और इसके बीच में भी फ्रिक्शन है।
अब बात कर लेते हैं, हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो एफ की वैल्यू निकालनी है तो मतलब है मुझे ये 10 किलो वाले का थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम देखना है। अब हमें बोला है कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू बताओ सच दैट जो ब्लॉक है वो एक दूसरे पे स्लिप नहीं हो रहे, सच दैट जो ब्लॉक है वो एक दूसरे पे स्लिप नहीं हो रहे। तो बेटा एफ की ऐसी मैक्सिमम वैल्यू सच दैट ये जो ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे पे स्लिप ना हो, वो कैसे अचीव होएगा? हाउ विल दैट बी अचीव? वो ऐसे अचीव होएगा जब दोनों सरफेस मैम 18 प्लस एफ इक्वल होगा मैक्सिमम फोर्स, तो लिमिटिंग फोर्स होगी। हाँ लिमिटिंग फोर्स होएगी ना, लिमिटिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है इस सिचुएशन में। तो मतलब दोनों सरफेसेस पे मेरी लिमिटिंग फोर्स लगनी चाहिए, है ना? इसका यही तो मतलब है कि भाई दोनों सरफेसेस पे मेरी लिमिटिंग फोर्स लगनी चाहिए, खाली एक सरफेस पे नहीं, दोनों सरफेस पे मेरी लिमिटिंग फोर्स लगनी चाहिए। तो अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ 10 किलो वाले ब्लॉक का, अब अगर मैं 10 किलो वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो ये 10 किलो वाले ब्लॉक पे एक तो आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है कुछ, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ग्राउंड की वजह से जो फ्रिक्शन लगेगा उस पे ये 10 किलो और 5 किलो दोनों की वजह से नॉर्मल आ जाएगी। ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से तो दोनों दोनों का जो फ्रिक्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं ये फ्रिक्शन तुम्हारा मार्क कर रही हूँ इसको मैं लिख रही हूँ μ2 multiplied by 15g. Is this okay? This is my limiting friction in this case. Do you guys agree with this? Yes, ma'am. है ना? हाँ बेटा, बेटा वही μ2n हो गया ना ये, तो μ2n तुम्हारा जो ये 60 न्यूटन आया वही तो हो जाएगा, ये तुम्हारा μ2n हो गया ना इस केस में। और n जो तुम्हारा आएगा वो 5 किलो 10 किलो दोनों के मासेस की वजह से आएगा ना इस सिचुएशन में। सही है बेटा? नहीं समझ में आया तो ड्रॉ कर देती हूँ। आ गई स्क्रीन? ठीक है, यहीं तक था, मैंने आगे ड्रॉ नहीं किया है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारा फ्रिक्शन आएगा जो 10 किलो का, अगर तुम बात करोगे ये कैसे आई मेरी वैल्यू, थोड़ी सी वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मैं 10 किलो के मास की बात करती हूँ तो 10 किलो वाले मास पे खाली नॉर्मल और mg बना रही हूँ मैं। नीचे की डायरेक्शन में लगेगा 100 न्यूटन, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा 100 न्यूटन, एक नीचे की डायरेक्शन में 50 न्यूटन भी तो लगेगा, एक नीचे की डायरेक्शन में 50 न्यूटन भी तो लगेगा, क्योंकि वो जो दूसरा वाला मास है वो 50 न्यूटन से इसको प्रेस करेगा और ये हो जाएगी मेरी नॉर्मल इस केस में। तो यहाँ से हाँ बेटा, मैम मैं लेफ्ट हो गया था मैम, मेरे को क्वेश्चन दिखा दो प्लीज। एक सेकंड बेटा अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू 150 न्यूटन आ जाएगी ना। इसका मतलब है कि अगर ये मेरा F2 है, सपोज ये मेरा F2 है, इसको मैं F2 बोल देती हूँ, तो अगर ये मेरा F2 है देन F2 विल बी इक्वल टू μ2 मल्टीप्लाइड बाय 150। अभी सही है? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इजी है, टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, विजिबल है? क्वेश्चन दिखा दो मैम, क्वेश्चन के लिए दिखा दो। हाँ बस बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर 0.4 वाली फोर्स तो चलो आ गई, ये 5 और 10 के बीच में तो 0.6 की वजह से फोर्स लगेगी, 5 और 10 के बीच में तो 0.6 की वजह से फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी? Yes, ma'am. मैम लास्ट लगेगी। में एक और बार बता दोगे? क्या बेटा? लास्ट में क्वेश्चन एक और बार बता दोगे? ठीक है, लास्ट में एक और बता दूंगी। लेफ्ट कैसे हो गया था? मैम मेरे यहाँ पे मेरे थोड़ा वाईफाई का चूचला। अच्छा इस कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब क्योंकि आपको बोला है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे जाने की कोशिश कर रहा है, दोनों के दोनों ब्लॉक्स पे तुम्हारी फोर्सेस लग रही हैं, दोनों ब्लॉक्स पे तुम्हारी फोर्सेस लग रही हैं, तो ये जो नीचे वाली फोर्स होगी ये ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू दी ऊपर वाली फोर्स। तो आइडियली तुम्हारा ये जो सिस्टम होएगा इसमें दोनों केसेस में फ्रिक्शन जो है वो तुम्हारा इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, दोनों केसेस में जो तुम्हारा फ्रिक्शन है ना वो इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं ऊपर वाले की भी वजह से फ्रिक्शन बनाऊं, ऊपर वाले की वजह से भी फ्रिक्शन बनाऊं, तो वो तुम्हारा कुछ इसी डायरेक्शन में लगेगा F1। जो ऊपर वाला है उसकी वजह से भी फ्रिक्शन तुम्हारा कुछ इसी डायरेक्शन में लगेगा F1। जब F1 की वैल्यू लिखोगे तो अब F1 की वैल्यू खाली ये 5 किलो वाले ब्लॉक की वजह से आएगी। जो F1 की वैल्यू होगी दैट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ द 5 किलो वाला ब्लॉक। तो F1 की तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? μ1 मल्टीप्लाइड बाय 50।
राइट? और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है। तो अब आ जाएगी ना मेरे पास फोर्स की वैल्यू। यहां तक समझ में आया है बच्चों को? अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ना बेटा इस सिचुएशन में। Yes, ma'am. तो निकालो क्या फोर्स आएगी। अब इसको अगर हम बैलेंस आउट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F माइनस μ1 मल्टीप्लाइड बाय 50। μ1 कितना है 0.6, 0.6 इंटू 50 कितना हो जाएगा? मैम 30। ठीक है, 0.6 इंटू व्हाटएवर दैट्स 30 माइनस F2। F2 की वैल्यू कितनी आई थी? F2 की तो अभी हमने निकाली थी 60 आई थी। 60। दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 10a। तो यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ गई, F माइनस 90 अपॉन 10। और यही वैल्यू मेरी पिछले केस में कितनी आई थी, 20 प्लस F अपॉन 15। अब F की वैल्यू निकाल लोगे? F की वैल्यू निकाल के बताओ क्या वैल्यू आ रही है। इक्वेट दीज टू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F। मैम 310। 310 इज द राइट आंसर। बाकी बच्चों की भी वही आ रही है, कैसे आएगी? 3 इंटू मैम F माइनस 90 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस F। ऐसा कुछ बन जाएगा ना? आपने 5 से 15 10 को काट दिया। हाँ, तो 3 9 3 से 27 होता है ना, 270 विल Yes, बी ma'am, इक्वल टू 27 40 होता है। प्लस 2F। हाँ तो सही है ना, F की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 310 मीटर। अब एक बार Yes, क्वेश्चन प्लीज बता दो मैम, उद्धार हो जाएगा मेरा और आपका ठीक भला है, भी। क्वेश्चन बढ़िया था नहीं बढ़िया था ये बताओ सबसे पहले बच्चे। यहाँ मुझे क्वेश्चन नहीं देख के थोड़ा लगा अच्छा कि था हाँ मैम। मैम अच्छा क्वेश्चन है, मैम बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हो। हाँ तो ऐसा क्वेश्चन तो एडवांस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। मैम नाइस मैम, आप प्रोग्रेस कर रहे हो मैम। हाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं बच्चे, तुम लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हो। लिमिटिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लिमिटिंग फोर्स क्या होती है एक बार मुझे ये बताओ। मैम वो फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स। बेटा तुम्हारे पास ना स्टैटिक फोर्स की कुछ वैल्यू नहीं है, स्टैटिक फोर्स की कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है नहीं। स्टैटिक फोर्स तो ऐसे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितनी तुम फोर्स लगाओगे उतनी तुम्हारी स्टैटिक फोर्स लगेगी, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करती रहेंगी। स्टैटिक फोर्स तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स। कि अगर किसी बॉडी पे तुम लगाए जा रहे हो, फोर्स लगाए जा रहे हो, तो ऐसा एक पॉइंट भी तो आएगा कि बॉडी तुम्हारी चलने लग जाएगी। तो वो वाला कौन सा पॉइंट है जिसपे अगर तुमने जरा सी फोर्स और बढ़ाई तो बॉडी चलने लग जाएगी। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज नोन एज द लिमिटिंग फोर्स। तो इसीलिए हम हर जगह पे लिमिटिंग फोर्स से चेक कर रहे हैं, क्योंकि लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू से ही हमें पता चलेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ही हमें पता चलेगा कि हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर हमारी ऑब्जेक्ट मोशन पे है। इज इट ओके सतीश बेटा? बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का। सही है बेटा? मैम आंसर बता दो एक बार प्लीज, ये 15 कैसे हो गया अभी यार। अरे ये तो हमने हर सब केसेस में हमने यही चीज करी है ना विजय। हमने सारे केसेस में इसको एक सिस्टम मान लिया कि ये पूरे के पूरे सिस्टम पे कंबाइंड फोर्स लग रही है और वहां से हमने एक्सेलरेशन नेट निकाली। एक्सेलरेशन निकालिए क्या हाँ, अभी सिस्टम? तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैंने वही किया कि एक्सेलरेशन निकाल ली। अब मैं 10 किलो वाला ब्लॉक देख रही हूँ, 10 किलो वाले ब्लॉक पे दो सरफेसेस की वजह से वो लग रहा है फ्रिक्शन। 10 किलो वाले ब्लॉक पे दो सरफेसेस की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है। क्या बेटा? अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। हाँ तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। अब 10 kg वाले ब्लॉक पे दोनों किस वजह से फ्रिक्शन लग रहा है, तो दोनों की वजह से मैंने फ्रिक्शन बना दिया और दोनों केसेस में मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन कंसीडर किया। दोनों फ्रिक्शन हाँ, एक ही तरफ करेंगे। हाँ क्योंकि जो फोर्स होगी वो ज्यादा होगी, तो ये जो ब्लॉक है वो आगे मूव करने की कोशिश करेगा, बाकी वो वाला ब्लॉक पीछे जाएगा, ग्राउंड भी पीछे जाएगी। तो दोनों में जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो तो खाली इसकी फोर्स को ओवरकम कर रहा है ना, नीचे वाला ब्लॉक जो है वो ग्राउंड के भी फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक के फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर रहा है। तो अगर नीचे वाला ब्लॉक पे फोर्स ज्यादा लगी और वो आगे गया, तो ऊपर वाला ब्लॉक उसकी वजह से भी पीछे की साइड पे फ्रिक्शन लगेगा, ग्राउंड की वजह से भी पीछे की साइड पे फ्रिक्शन लगेगा। है ना, अग्री कर रहे हो? एक बार नेक्स्ट साइड दिखा दीजिए। नीचे वाला नहीं ब्लॉक हो आगे जाएगा। जाने की कोशिश कर रहा है ना, नीचे वाला जो ब्लॉक है वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है ना ऊपर वाले ब्लॉक के कंपैरिजन में, तो फ्रिक्शन उस पे पीछे की साइड लगेगा। ग्राउंड के साथ भी तो वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पे भी फ्रिक्शन पीछे की साइड पे लगेगा। सही है, तो बस फिर दोनों में हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगाया, क्योंकि हमें मैक्सिमम फोर्स बतानी है, मैक्सिमम फोर्स सच दैट स्लिपिंग डज नॉट अकर। तो दोनों फोर्सेस को हमने लिमिटिंग वाली फोर्स कर ली है, दोनों F1 और F2 को हमने लिमिटिंग फोर्स सेट करके F की वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि इसी केस में जो हमारा बॉक्स है वो कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट मूव इन कॉमन एक्सेलरेशन।
क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आया क्वेश्चन? इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग दैट इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं जो अपन लोगों ने पढ़ रखे हैं। इसमें आपने किया क्या ना, मेरे को जानते हो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या लग रही है इस क्वेश्चन में, कि जैसे आपने F1 F2 को एक तरफ ले लिया, फ्रिक्शन एक, और हमने फोर्स एक तरफ ले ली। तो फोर्स तो गिवन है ना हमें उस तरफ। अगर ब्लॉक ग्राउंड पे स्लाइड कर रहा है फोर्स की वजह से तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। यस मैम। अगर 10 किलो का ब्लॉक आगे जा रहा है, 5 किलो का ब्लॉक पीछे जा रहा है, तो उन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा 10 किलो वाले ब्लॉक पे। अच्छा, तो वही तो मैंने ड्रॉ किया है, दोनों का फ्रिक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया। फोर्स हमें आगे की डायरेक्शन में गिवन है और आगे की डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी गिवन है। तो मैम ऐसे क्वेश्चन में मैम ये नहीं देखेंगे कि ऊपर का ब्लॉक स्लिप कर रहा है या नहीं, ये सब? क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है ना कि स्लिपिंग नहीं हो रही, तुम्हें मैक्सिमम फोर्स वही निकालनी है कि स्लिपिंग ना हो। तो इसलिए मैंने दोनों को लिमिटिंग फ्रिक्शन मान के F1 और F2 में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया कि अगर मतलब फोर्स आपने मेरी 310 है तो 310 तक स्लिपिंग नहीं हुई। ओके, क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन सब बच्चों को? क्लियर तो नहीं हुआ मैम, प्रैक्टिस करूंगा तो हो सकता है एक बार। प्रैक्टिस करना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, जेन्युइनली बोल रही हूँ, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। ऐसे ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स मैं भी भेज दूंगी, बाकी तुम सर्च भी करना तो बहुत ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। फ्रिक्शन के मुश्किल प्रॉब्लम यही बनते हैं। अब एक बार ये वाला, रुको एक सेकंड, मैं आगे चली गई हूँ, मेरी स्क्रीन वहीं पे है। मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, तुम्हारे साथ वही हुआ है। नहीं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ उल्टा हुआ, जमीन ठहरी रही, मैं चलने लगा। नहीं, अच्छा ये वाला देखो, इसको कैसे करेंगे? ये सिंपल, अब थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये थोड़े ब्लॉक ऑन ब्लॉक भूल जाओ, थोड़े से इजी पीजी प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ। कैसे करोगे बताओ ये वाला क्वेश्चन? एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम्स इज दिस। फोर्स तुम्हें बता रखा है कितनी है, तो एक्स की वैल्यू तुम्हें बतानी है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है मैम। मैम हमें वेलोसिटी दे रखी है ना, अच्छा मैं टाइम फोर्स से निकाल डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन हाँ, निकालेंगे। निकालो एक्सेलरेशन निकालो। हाँ, फोर्स निकालनी है तुम्हें, फोर्स की वैल्यू दे रखी है टाइम 1 सेकंड पे। तुमसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, ये बता दो। बताओ चलो, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन निकालो, फोर्स निकालो। सबसे पहले सही स्टेप बोला एकदम। 6 आ रहा है मैम, मैंने बोला वैसे तो किसकी वैल्यू आ रही है? 60 + 2। यार 60 + 2 नहीं आएगी ना, वो भी फिर आई कैप जे कैप के टर्म में बताओ अरे मैम 2i कैप + 60 j कैप। ना, तो पूरा बताओ ना, उसी से काम होएगा। dv/dt अगर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2i कैप प्लस 60 60 j j कैप। कैप। सही फिर है। तो अब हम फोर्स t की कितनी आ वैल्यू पुट जाएगी? करेंगे, t की वैल्यू पुट कर दो ना। हाँ, तो फोर्स पहले बताओ कितनी आएगी? वो भी मैं मैम वो बताऊंगा। एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, उसमें वेरी गुड, आधा एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई 3 आ जाएगी, बिल्कुल सही बोला। अब 1.2 अगर फोर्स निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? हाफ इंटू 2i प्लस 60 कॉमन j, है ना? यस तो इसका मतलब है फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? फोर्स विल बिकम आई कैप प्लस 3t j कैप। अब तुम्हें बोला है कि तुम्हें फोर्स निकालनी है एट टाइम इज इक्वल टू 1। तो फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? आई कैप प्लस 3 प्लस j एक्स, सॉरी मैम प्लस, भावनाओं में लीन मत हो मैम। हाँ सॉरी, प्लस 3 j कैप। अब क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि मुझे फोर्स जो है वो गिवन है एज आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू आ गई 3। जितना मुझे याद है, ये तुम्हारा किसी जेई का ही प्रॉब्लम है, मतलब हाँ, ये तुम्हारा किसी जेई का ही प्रॉब्लम है। हाँ मेरे को ट्रिपल आईटी ना, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बड़े प्यार से नहीं, जितना मुझे याद है ये जेई का ही, हाँ मेरे को ना जेई का इसमें साल नहीं मिला था, बट ये किसी जेई का ही प्रॉब्लम लग रहा है। और अच्छा साल में क्वेश्चन है यार। इस क्वेश्चन में ना तुम लोग ऐसे जेई में आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम हमसे तो एक्स पूछ लिया था, ये ऐसा ना न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है। मैम 3t होगी ना? 3t नहीं है ना, टी की वैल्यू 1 गिवन है। तुम्हें बोला टी की वैल्यू अगर 1 सेकंड है तब बताओ क्या हो रहा है, तो टी को 1 डाल दोगे ना। ठीक है मैम। सही है। 1999 जेई का तो नहीं है ना? 2000 नहीं, की अभी रिसेंट का है। जैसे मैं अभी तुम्हें एक 2023 का और दिखाती हूँ। ये देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है, जेई ऑनलाइन 2023 फरवरी का, अभी इसी साल फरवरी में आया। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? एबीसीडी या वेरिएशन ऑफ इम्पल्स याद है क्या होता है? इम्पल्स, समथिंग दैट आई डोंट नो। इम्पल्स क्या होता है एक बार याद करना मेरे को। कोई इम्पल्स का चेंज इन मतलब बता दो तुम्हारा मोमेंटम, क्वेश्चन। चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। और एक और वैल्यू होती है इम्पल्स की, एमए। वो तो फोर्स हो गई ना। सॉरी। एफटी, वेरी गुड, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
इसका ऐसे क्या भी। मतलब है, अगर तुम्हें यहाँ पर फोर्स और टाइम का ग्राफ गिवन है तो इम्पल्स की क्या वैल्यू हो गई, एरिया ऑफ एरिया फोर्स ज्यादा हो टाइम जहाँ ग्राफ। पे, एरिया तो ज्यादा जहाँ हो। पे एरिया ज्यादा वहां का इम्पल्स ज्यादा, सब केसेस में एरिया निकालो, बताओ किसका इम्पल्स ज्यादा है। बी। मैम बी का। बी नहीं, का बी मैम। बी सही नहीं है। बी सही नहीं है, ग्रेट। बी सबसे पहले ऐसे स्क्वायर देखा मैम, बी मतलब शर्म भी नहीं आई कि मैम उसमें सॉल्व तो कर लेते हैं वैल्यू नहीं मैम। देखी मैम, वैल्यू नहीं देखी, सीधा आदमी आ वैल्यू गया। चेंज नहीं होती दिख रही तुम्हें। नहीं दिख रही मैम, सॉरी मैम, माफी मैम। चलो करो, कैलकुलेट करो एक बार। ऐसे गलत कैसे है मैं भी वही सोच रही हूँ, मैंने ऑप्शन डी लिख रखा है, अभी कैलकुलेट करते हैं। मैम? ऑप्शन डी है मैम। हाँ ऑप्शंस कौन से, हाँ तो ऑप्शन बताओ, नहीं एक सेकेंड, ए बी, मुझे लग रहा है कि मैंने ऑप्शन गलत लिखे होंगे। एक बार कैलकुलेट करो पहले सबके पे कितना आ रहा है इम्पल्स। हाँ तो नहीं, ऑप्शन मैंने बी सही है बी वैसे, ही है जितना मुझे लग रहा है। इसमें, सबके एरिया हाँ कम बी आता ही सही है। सबसे ऑप्शन पहले डी बोला था सही, मैंने। मैंने ना मैम ऑप्शन हमने डी सही सही बोला लिख था। रखा है। तुमने सही बोला। मेरे को लग रहा है कि कुछ ऑप्शंस गलत तरीके से मैंने डिजाइन कर रखे होंगे। वो मैम ऑप्शन में जी होता है में ना तो कि ऐसा कौन क्यों सा हो रहा सही है है। मैम? नहीं नहीं नहीं, ये वाला सही है, ये हम मैम देख भी सकते हैं कि भाई इसका एरिया ज्यादा है, कैलकुलेट भी करोगे तो इसका एरिया तुम्हारा वन आएगा कितना ना, आएगा, 1। 0.5 इंटू 1/2, तो इसका इम्पल्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0.25 मैम न्यूटन पॉइंट सेकेंड। टू नहीं है मैम, मैम मैम 2.0 है मैम। 1 आएगा ना। कहाँ है 2.0? हाँ मैम इस वाले केस 0.5 में 1 आएगा, इस वाले केस में 1 आएगा। मैं दूसरे वाले केस का लिख रही थी। ये आ जो दिया सी वाला केस है, सी वाले केस में कितना आ जाएगा आई का वैल्यू। मैम। 0.5 इंटू 0.75। हाँ 0.75 इंटू मतलब 0.75 का हाफ विच इज 0.375 न्यूटन सेकेंड। 0.75 और ये दूसरे वाले में भी ऐसा ही कुछ आएगा आंसर तुम्हारा। आई की वैल्यू हो जाएगी 0.5 0.5 इंटू 2/2, तो ये 0.5 ही आ जाएगी। यस सर। तो मैम ये वाले केस बी में तुम्हारा जो, ऑप्शन। हाँ ये वाले केस में तुम्हारा जो इम्पल्स है वो सबसे ज्यादा, ये तुम एरिया वाले कर्व से डायरेक्टली भी देख सकते हो। सही है, इसका वैसे आंसर जो है वो डी ऑप्शन लिखा है, डी ऑप्शन में फिगर बी गिवन होगा, इस वजह से उसका आंसर तुम्हारा डी गिवन है। तभी में ऑनलाइन का मतलब इसमें लिखा है जे मेन 2023 ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब हाँ सीबीटी ना, जो हाँ कंप्यूटर बेस्ड। हाँ। राइट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ये देना, मैं तो ये बोलूंगी बेटर रहता है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा जेई मेन का ही है, एक बार ये वाला देखो कैसे करोगे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मुझे लग रहा है कि जेई मेन के अंदर जितने क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करे हैं ना, उनसे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम लोग ऐसे किस्मत वाले हो। और जेई के अंदर अगर सिंपल आ रहे हैं तो नीट वालों के और सिंपल आएंगे। नीट वालों का पेपर ऐसा। नीट में भी कुछ नीट कुछ वालों को क्वेश्चंस पेपर जैसे ना वो देखते हैं जेई कौन के आता है। पुराने दे देते हैं, तो उनको भी थोड़े बहुत कुछ मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं वैसे काफी, क्योंकि नीट का पेपर पता है आसान इसलिए रहता है क्वेश्चन क्योंकि ज्यादा मैथ्स, नहीं नहीं उनके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और उनको मेन फोकस बायो पे करना है, क्योंकि बायो का सेक्शन बड़ा होता है। और तीसरी चीज, उन बच्चों के पास मैथ्स नहीं होता, उनमें मेजरली बच्चों के पास तो मैथ्स नहीं है, तो फिर वो बहुत ज्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन देते नहीं। पीसीएम वाले बच्चों के तो अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सवाल भी बन जाते हैं ना। मैम सब दे देता है। अच्छा दे देते हैं तो फिर फंस जाएंगे बच्चे, फिर बच्चे को फिर फायदा नहीं हुआ ना, फिजिक्स के साथ मैथ्स करनी पड़ रही है तो कैसे करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व, क्या गिवन है क्वेश्चन में, मैम A एक block ब्लॉक of, है 5 किलो का, वो रेस्ट पे हाँ है, रफ सरफेस रेफ पे। सरफेस पे है, हाँ अगर हमने उस पे 30 मीटर की फोर्स अप्लाई करी, जो कि टेबल के पहले पे है, मतलब ब्लॉक को हम धक्का दे रहे हैं, तो वो 10 सेकंड के लिए 50 मीटर चला, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है अगर हाँ। जी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही, कैसे बताओगे। इसमें तुम्हें बोला क्या गया है कि ये तुम्हारा डब्बा है, ये तुम्हारा डब्बा, ये ना 2-3 कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है, दैट इज व्हाई जेई का सवाल है। सवाल में मुश्किल कुछ नहीं है, अभी मैं कैलकुलेशन करूंगी तुम बोलोगे कि मैम बहुत अच्छा सवाल है, बट ये सवाल जेई में इसलिए आया क्योंकि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है और इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। मैं बताती हूँ कैसे। यस मैम, वो पोजीशन टाइम रिलेशन, वो पोजीशन यस, वेलोसिटी रिलेशन, हाँ बिल्कुल सही, पोजीशन वेलोसिटी। पोजीशन टाइम रिलेशन, आई थिंक पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन लगेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सेलरेशन निकलेगी। इस यस क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला है कि फोर्स लग रही है इस डब्बे पे 30 न्यूटन की, और ये आगे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन, और कुछ इस पे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा क्योंकि रफ सरफेस है। यही बोला है क्वेश्चन के अंदर। फ्री बॉडी डायग्राम बन गया ना। तुम्हें मास भी पता है तो चलो तुम्हें वो भी पता है वैसे, बट तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं पता, तो तुम वो कैसे निकालोगे। वो निकालने के लिए अब हमें यूज करना पड़ेगा हमारा पुराना चैप्टर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी ना। फ्रिक्शन की वैल्यू आती है मेरे पास म्यू आ जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू आती है मेरे पास म्यू आ जाएगा। तो यहां से बताओ एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आएगी। डिस्टेंस कितना कवर हुआ 50, तो मैं बोल रखा है कि बॉक्स पहले रेस्ट पे था, हाफ इंटू ए, और टाइम कितने में कवर हो गया 10 सेकंड में, तो इंटू 100, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ गई। मैम 1। सही है। अब यहां से इक्वेशन तुम्हारी क्या बन जाएगी,
फोर्स माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 5 इज इक्वल टू 5। फोर्स की वैल्यू तुम्हें 30 गिवन है, 30 माइनस 0.9 50 आ रहा है इसका आंसर, कितना आ रहा है? 0.9, नहीं नहीं 0.9। एक बार चेक करो, मेरा तो इसका मैम आंसर आया था 0.5 आ हाफ रहा है। हाफ हाफ 0.5 इज द राइट आंसर। यहां से तुम्हारे पास बन जाएगा ना 50 म्यू इज इक्वल टू 25, तो म्यू की वैल्यू आ गई हाफ। सही है नहीं है? मैम एकदम मैम, Yes, एक मैम। ऐसे क्वेश्चन हमारी बारी में आ गया ना मैम, मैं कसम से मैं और सेकंड मैं ना देखो, मैं तुम्हें तभी ना बहुत ज्यादा कोई पुराना क्वेश्चन नहीं दिखा रही, मैं तुम्हें अभी का क्वेश्चन दिखाया, 2023 का क्वेश्चन। तभी ना मैं ऐसे, ये फर्स्ट पेपर है सेकंड पेपर है? यार ये नहीं पता मुझे, फरवरी फर्स्ट। फेब्रुअरी वाला है, फर्स्ट फर्स्ट है हो गया ना, सेकंड तो मैम, मैं अप्रैल फर्स्ट वाला हो पेपर ही गया ना। दूंगा मैम। अब मैं फर्स्ट ही पेपर दूंगा। दोनों दे सकते हो, दोनों दे सकते हो। दोनों देना, दोनों देना। नहीं भाई, रिस्क लेने की क्या नीड है जब फर्स्ट में अभी देख सारे क्वेश्चन अरे फर्स्ट नहीं, के दोनों दे सकते हैं, दोनों चलो दे तब तक सकते अगला हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ये भी तुम्हारा जेई का ही क्वेश्चन है, इसमें मैंने लिख नहीं रखा, ये भी शायद जेई 2023 का ही है, यही वाली शिफ्ट का सेम, क्योंकि मुझे सेम ही पेपर के क्वेश्चन मिले थे ये सारे। मैम स्क्रीन पॉज हो हाँ गई पॉज है, मैं शायद। इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तब तक तुम ऐसे आ लो गई कि मैम। हाँ ये क्वेश्चन हमारा आसान है, मेरे को तो बहुत आसान लगा भाई, ये भी मैंने जेई बोला हाँ ये भी जेई का है। मैम, मैं जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट पेपर आज ही देने जा रहा हूँ मैं। एक ये मिनट भी रुको, तुम्हारा जेई का ही है। फॉर्म भर रहा हूँ मैम, रुको मैम मैं। अरे बहुत सिंपल है यार ये क्वेश्चन, ऐसे देखता भी ना, मैंने थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन स्टार्टिंग में करवा दिए थे कि थोड़े से इजी इजी क्वेश्चन है, ये एंड में करवा दूंगी, बच्चे थोड़े नींदों में होंगे ना। यार ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा ना, तो बस इतनी हिंट है तुम्हारी, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया, ये तुम्हारी टेंशन लगेगी इस तरीके से कुछ, दिस एक इज काम योर करो ना, टेंशन। कॉम्पोनेंट ड्रॉ करके एकदम बकायदा ना आंसर लिख दो एक्सप्लेनेशन के साथ, और भी कुछ नहीं। करो तुम लोग सॉल्व एफबीटी तो तो बन करो। ही चुकी है लगभग। ये हो जाएगा t cos 30 और ये t sin 30, बस अब तुम लोग सॉल्व कर लो, बच्चों की ज्यादा मेहनत नहीं होनी चाहिए ना। 20 आ रही है। t की वैल्यू 20 आ रही है, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे ये बताओ, आ रही है क्या t की वैल्यू 20? लगता तो नहीं है मैम, आप मेरी एक मिनट, हाँ 20। हाँ 20 आ रही है। अब कैसे निकाल, यार ये तो डायरेक्टली आ गया, ये तो t cos 30 से ही आ गया इनफैक्ट। इसमें 10 आ गया। यस मैम टी हाँ। कॉस 30 को √3 के बराबर कर दो। ये टेंशन निकालना है। हाँ t cos 30 इज इक्वल्स टू √3 √3 इंटू 10। इंटू 10। तो t की वैल्यू कितनी, cos 30 √3/2 होता है ना। यस ओए मैम, ओए, √3 से ये तो √3 किया कतई सिंपल सवाल है, मतलब इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को मैम लगा कि मैं मैम हिंट सच देने में से। यार जेई मुझे लगा मेंस फोर्स का है। निकालना है। नहीं तो नहीं, मुश्किल फोर्स होगा। कहाँ से निकालोगे, फोर्स निकालने के लिए तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देनी होगी। नहीं मैम, वो निकल जाएगा मैम, टी निकल गया ना तो हाँ इक्वल। t निकले तो t sin 30 विल बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स Yes, निकालने के लिए तो फोर्स भी निकाल लेना। सही है, हो जाएंगे ना ऐसे सवाल यार, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना ऐसे सवालों में। मैम मैं कसम से आपको पार्टी नो दूंगा अगर मैम। जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आए तो, कसम से। हम मेरे को मेरी पार्टी बनती है, ठीक है काफी है सवाल है, एक दो और करवा दूं। हम करवा दो एक दो और। एक और, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा है जेई का, ये जो सारे नीले नीले डायग्राम्स है ना, ये मैं एक ही पेपर से लाई थी, तो मुझे पता है ये भी जेई का ही सवाल है। अब ये देखो कैसे करोगे, ये थोड़ा ठीक है एज कंपेयर टू दी अदर क्वेश्चंस, दिस इज अ लिटिल ओके, बट ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले एक सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पहले तुम लोगों को मैं करवा चुकी हूँ एक्चुअली। करो सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद में। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए बोले। यस यस, मैम 1 होगा मैम। निकालो। 1 तो नहीं आया मेरा, 1 मैम इज क्या नॉट आ द रहा है? राइट। मैम एंगल है ना 1045 डिग्री 1। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 थोड़ी हो जाएगा। तो मैम, मैम tan इनवर्स एंगल होता है ना मैम, वेज का जो यस एंगल मैम। होता है। नहीं, सो दैट इज एंगल ऑफ रिपोज इज व्हेन द ब्लॉक हैज जस्ट बिगन स्लाइडिंग, वो तुम्हें थोड़ी गिवन है। 45 डिग्री पे रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है दैट इस एंगल पे द ब्लॉक जस्ट बिगन टू स्लाइड, अगर वो गिवन होता तब तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 45 हो जाता, वो म्यू, मतलब म्यू ओके विल बी मैम। इक्वल टू tan 45। इट्स अ पर्टिकुलर कंडीशन, एंगल ऑफ रिपोज, ऐसा नहीं है कि वेज देखा मैम एंगल ऑफ रिपोज के बराबर कर दिया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या क्या बनेगा, दिस विल बी mg अपॉन √2 mg cos 45, दिस विल बी mg अपॉन √2 अगेन। मैम स्क्रीन दिस पॉज इज, हो। अच्छा बेटा एक सेकंड रिफ्रेश कर रही हूँ।
अभी विजिबल है? वैसे पहले भी विजिबल थी बट अच्छा, मैं तो रिफ्रेश करने वाली थी नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, अब इसके अलावा अब आ जाओ जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। आपको बोला है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन। टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरी कुछ फोर्स लगा रही हूँ F, तो फ्रिक्शन कुछ नीचे की साइड पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन कुछ नीचे की साइड पे लग रहा होगा। और इस केस में मेरा फ्रिक्शन लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस केस में मेरा जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। दिस फोर्स इज 2 times the force required to just prevent it from sliding down। अगर ये मेरी F1 है, अगर ये मेरी फोर्स F1 के बराबर है, तो ये जो F1 फोर्स है दिस इज 2 times the force required, ताकि ये ब्लॉक बस नीचे ना गिरे, ताकि ये ब्लॉक बस नीचे ना गिरे। मतलब अगर इस ब्लॉक पे मैं पीछे की साइड पे कुछ F2 लगा रही हूँ, तो इस केस में नीचे गिरने से क्योंकि हम इसको बचा रहे हैं, तो फ्रिक्शन आई थिंक अभी भी यहाँ पर इस साइड पे लगेगा। तो ये क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, दैट F1 is equals to 2 of F2। तो ये तुम्हारा थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें F1 और F2 दोनों की वैल्यू निकालनी है, फिर ये वाली इक्वेशन लगानी है ताकि हमारा आंसर निकले। तो लगाओ इक्वेशन। मैम एक बार ये डायग्राम समझा दो। डायग्राम में क्या बनाया? मैंने एक बार डायग्राम में फिर से mg बता दो। फोर्स बनाई है, डायग्राम में मैंने mg फोर्स बनाई। mg फोर्स क्लियर है? mg के कंपोनेंट ले लिए, mg cos और mg sin 45। यस मैम। नॉर्मल बनाई, नॉर्मल क्लियर है। अब आ जाओ दूसरे फंडा पे। अगर तुम ब्लॉक को ऊपर की साइड पे धकेलोगे, फ्रिक्शन ऑपोजिट साइड पे लगेगा, इसमें फ्रिक्शन नहीं लगता है ना? तो अगर मैं ब्लॉक को ऊपर की साइड पे धकेल रही हूँ तो फ्रिक्शन जो है वो मेरा ऑपोजिट एंड पे लग रहा है। तो जितनी फोर्स मुझे जरूरत पड़ रही है, जितनी फोर्स की, उसको ऊपर की साइड पे खींचने में, ऊपर की साइड पे उसको धकेलने में, दैट फोर्स इज इन द फर्स्ट डायग्राम। सेकंड में तुम्हें क्या बोला है कि अब तुम, ये जो ब्लॉक है इसकी टेंडेंसी है कि मैं नीचे गिर जाऊं, ये जो ब्लॉक है इसकी कुछ टेंडेंसी है कि मैं नीचे गिर जाऊं। तो जब इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे गिरने की है, इस पे कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा। यस मैम। तो उस केस में इस ब्लॉक को स्टेबल करने के लिए तुमने जिस फोर्स से पकड़ा वो फोर्स है F2 फोर्स। तब भी तो तुमने इसको स्टेबल करने के लिए कुछ फोर्स लगाई होगी ना, दैट फोर्स इज F2 फोर्स। इज इट ओके नाउ? मेरा ना एक सवाल था, सुलभ सवाल। हाँ हाँ, क्वेश्चन में गिवन है कि F2 को, मतलब अगर हमें इसको स्टेबल रखना है तो हमें F1 में F2 से दुगनी फोर्स देनी होगी। हाँ। तो हमें स्टेबल किसको करना है? हमें F1 को करना है, F2 को करना है? फोर्स को थोड़ी स्टेबल करोगे, डब्बे को स्टेबल करोगे ना। हाँ, मतलब कौन से वाले डब्बे को? 2 डब्बे है ना यहाँ पे तो। अरे सेम डब्बा है, 2 सिचुएशन है। अच्छा, कौन सी सिचुएशन में स्टेबल है? मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन। देखो, पहले वाले सिचुएशन में आपको क्या बोला है कि जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन का क्या मतलब है कि अगर मैं उससे ज्यादा फोर्स लगाऊंगी तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब लिमिटिंग का केस चल रहा है। और दूसरे वाले केस में आपको बोला है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो दोनों केसेस में लग लिमिटिंग फ्रिक्शन ही रहा है। एक केस में ब्लॉक को हम ऊपर जाने से बचा रहे हैं, ऊपर जाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए कि उससे ज्यादा फोर्स लगाई तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। दूसरे केस में हम ऐसी फोर्स लगा रहे हैं जिससे मेरा ब्लॉक बस नीचे गिरने से बच जाए। सही है? क्या बोलूं मैम, ठीक है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, मतलब मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर अगर F1 की वैल्यू निकालोगे तो F1 की क्या वैल्यू आएगी बताओ? मैम F1 की mg/√2 प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू हो जाएगी? म्यू mg/√2। तो F1 की वैल्यू तुम्हारे पास कुछ ऐसे नहीं आ गई, mg/√2 इंटू 1 प्लस म्यू, है ना? फ्रिक्शन की वैल्यू विल बी इक्वल टू म्यू n, n इज इक्वल टू mg/√2। mg/√2 कॉमन ले लिया ना। हाँ ऐसा मतलब एक मैम एक बात क्वेश्चन पूछ रही थी। मैं भूल गई कि कॉमन हाँ। ले लो तो क्या जाएगा? मैम 2F1 बोलो। इक्वल्स टू F2 होना चाहिए ना मैम? नहीं, force required to push it up the incline is 2 times the force required to just prevent it from sliding down। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है नीचे गिरने वाला, जो सेकंड वाला फोर्स है, उसका 2 टाइम्स है पहले वाला फोर्स। सो F1 is equals to 2F2 हो जाएगा ना। समझ गए? यस मैम, समझ अब ये गया। दूसरे वाले केस Yes, में अगर ma'am. इक्वेशन बनाओगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? F2 विल बी इक्वल टू mg/√2 माइनस फ्रिक्शन, मतलब mg/√2 माइनस म्यू mg/√2। मतलब यहां से F2 की तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी?
mg अपॉन √2 into 1 माइनस म्यू। अब तुम्हें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप गिवन है, तो मैं बोल रहा है कि F1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, तो वैल्यू आ जाएगी ना म्यू की, आ जाएगी नहीं आएगी? अब तुम्हें अगर क्वेश्चन में गिवन है दैट ये mg अपॉन √2 mg अपॉन √2 तो कट ही जाएगा। अब अगर मैं ये वाली चीज ये वाले पहले वाले रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, mg अपॉन √2 mg अपॉन √2 तो कट ही गया, मेरे पास क्या बचा 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 2 म्यू। यहां से आ गई ना म्यू की कुछ वैल्यू, 3 म्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, तो म्यू इज इक्वल टू 1/3। ये आंसर है। एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लो। मैम न्यूमेरिकली तो समझ में आ गई मैम, हाँ, पर मैम क्वेश्चन की फीलिंग नहीं आई। क्वेश्चन की फीलिंग नहीं आई। चलो क्वेश्चन की फीलिंग मैं देती हूँ थोड़ी सी। सपोज तुम्हारे पास ऐसे एक वेज है, इसके ऊपर एक मास रखा है और ये वेज नीचे गिर रहा है, ये जो मास है ये नीचे गिर रहा है, तो इस पे तुम्हारा mg भी लग रहा है, इस पे तुम्हारी कुछ फोर्स भी लग रही है, बट ये नीचे गिर रहा है ना? तो जो पहले वाला केस है, पहले दूसरे वाला केस समझो। दूसरे वाले केस में तुम्हें क्या बोला है कि इस ब्लॉक पे मैंने कुछ फोर्स लगाई कि ये नीचे ना गिरे, वो समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो वो मेरा सेकंड केस है। जो फर्स्ट वाला केस है वो क्या बोल रहा है कि ब्लॉक तुम्हारा नीचे गिर रहा था, अब मैंने इस पे एक ऐसी फोर्स लगाई जिससे ज्यादा अगर मैं फोर्स लगाऊंगी तो ये ब्लॉक अब ऊपर चल लेगा, जिससे ज्यादा अगर मैं फोर्स लगाऊंगी तो ये जो ब्लॉक है वो ऊपर चल रहेगा। तो दैट इज इन द फर्स्ट केस यू आर हैविंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन। कितनी फोर्स हमें चाहिए ताकि हमारा जो बॉक्स है वो ऊपर चले जाए, और दूसरे केस में हमने कितनी फोर्स लगाई है जिससे खाली वो नीचे गिरने से बच जाए। तो तुम्हें इन दोनों के बीच का रिलेशन दे रखा है। तो मैम ये अभी है feel तो तब भी रेस्ट में ही ना, तो मैम इसका मतलब ये हाँ। हो गया कि अगर वेज पे कोई एक ब्लॉक रखा है तो उस पे दो टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं ऐसे जो उसको रेस्ट कर दें। हाँ, रेस्ट पे ही दोनों केसेस में वो है रेस्ट पे, बट फ्रिक्शन की डायरेक्शन फोर्स अलग अलग ना, है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन उल्टी हो गई, क्योंकि पहले केस में तुम उसको ऊपर, वो पहले केस में उसको तुम ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हो बट वो ऊपर नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरे केस में तुम उसको नीचे गिरने से प्रिवेंट कर रहे हो, वो नीचे जाना चाहता है तो नीचे जाने में फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों केसेस में डिफरेंस ये है कि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसमें ये तो समझ में आ गया, बस हाँ, मैम बताओ। थोड़ा फीलिंग नहीं आ रही मैम कि बस न्यूमेरिकली और वैसे समझ में आ गया मैम सब कुछ। अच्छा, आ गया समझ में? मैम समझ में आ गया मेरे मैम को सब नहीं कुछ। आई। हाँ बेटा। जो फर्स्ट केस है हमारा जिसमें हमें उसको रोके रखना है, हाँ उसमें बेटा। mg√2 और जो हमारी फ्रिक्शन है हमने उसको ऐड ऑन किया। हाँ, अच्छा मतलब ठीक F1 है। इज इक्वल्स टू mg√2 प्लस फ्रिक्शन ना, सेकंड वाले केस में F2 इज इक्वल्स टू mg√2 माइनस फ्रिक्शन। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को देखते रहो, फ्री बॉडी डायग्राम देखते रहो, अभी एक सेकंड में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात बोलनी थी, ये हाँ √2 कहाँ से आया? म्यू cos म्यू थीटा, mg cos 45